नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सीताराम चाहलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम बीकॉम पार्ट 3 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो शेयर्स जो अंश है वो क्या चीज़ है। तो कंपनी की पूंजी जिन छोटे छोटे निश्चित अंकित मूल्य के भागों में विभाजित होती है उन्हें अंश कहते हैं। यानी जो पूंजी के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो उन्हें हम अंश कहेंगे। अंश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अधिमान या पूर्वाधिकार अंश प्रेफरेंस शेयर एंड सेकंड सामान्य समतांश। प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है और इक्विटी शेयर को सबसे अंत में लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। और जो कंपनी के असली मालिक इक्विटी शेयर होल्डर्स ही होते हैं। तो अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है? नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। जब कंपनी के एक श्रेणी के अंशों को परिवर्तन दूसरी श्रेणी के अंशों में किया जाता है, जब हम किसी अंश की श्रेणी को चेंज करते हैं तो हमें अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। जब अंशधारी अपने अंशों की जमानत पर ऋण लेना चाहता है, जब कोई शेयर होल्डर्स अपनी अंशों की सिक्योरिटी पर लोन लेना चाहता है तो उसके अंशों का वैल्यूएशन किया जाता है। जब अंश खरीदने या बेचने हो, अंश खरीदने या बेचने समय भी हमें अंशों की वैल्यू जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है जब कंपनियों का एकीकरण हो रहा हो अथवा अधिग्रहण किया जा रहा हो, आंतरिक पुनर्निर्माण हो रहा हो, तो हम उसे वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे। अब अंशों के मूल्यांकन की विधियाँ। विभिन्न कंपनियों के अंश स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं तथा स्टॉक एक्सचेंज में अंशों का मूल्य निर्धारण उसकी मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। इसे अंश का उचित मूल्य नहीं माना जा सकता क्योंकि ये कंपनी की संपत्तियों और उपार्जन क्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। विनियोगकर्ता कंपनी में विनियोग करते समय दो घटकों पर विचार करता है। पहला, विनियोग अंशों में सुरक्षित रहेगा या नहीं। सेकंड, उचित प्रत्याय नियमित आय होगी या नहीं। इन दो घटकों के आधार पर मूल्यांकन के अग्रलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली विधि हमारी है संपत्ति मूल्यांकन विधि या शुद्ध संपत्ति विधि, एसेट्स वैल्यूएशन मेथड और नेट एसेट्स मेथड। जो विनियोगकर्ता सुरक्षा यानी सिक्योरिटी को अधिक महत्व देते हैं, यानी हमारे पैसे नहीं डूबे, वे ऐसी कंपनी के अंशों को खरीदना चाहते हैं जो पूर्णतः सुरक्षित हो। तो संपत्ति मूल्यांकन विधि से अंशों का मूल्य ज्ञात किया जाता है। इस विधि में कंपनी की संपत्तियों में से सभी बाह्य दायित्वों को चुकाने के बाद कितनी शुद्ध संपत्तियां नेट एसेट्स शेष रहेगी एवं प्रति अंश के पीछे कितनी संपत्ति होगी। इस विधि में मुख्य बात यह है कि जो एसेट्स हैं उसमें से लायबिलिटी चुकाने के बाद जो नेट एसेट्स बचेगी, इसमें प्रति अंश कितनी संपत्ति होगी ये ज्ञात की जाती है। तो इस विधि को एसेट्स बैकिंग मेथड भी कहते हैं। वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं? टोटल रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स। रियलाइजेबल वैल्यू मीन्स जो अभी वसूली योग्य संपत्तियों का मूल्य है माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो एक स्टेटमेंट देखिए आप, स्टेटमेंट शोइंग द नेट एसेट्स। तो पहले हम एसेट्स लेते हैं, गुडविल एट रीवैल्यूड प्राइस, यानी जो गुडविल है उसको हम दोबारा जो पुनर्मूल्यांकित वैल्यू है उस पर लेंगे। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क आ जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड और नॉन ट्रेड दोनों आएंगे। क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, डेटर्स आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविजन, प्रोविजन है तो उसको लेस करके देंगे। बिल्स रिसीवेबल्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, एडवांसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज एंड एक्रूड इनकम। तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स आ गई। फिर लेस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में डिबेंचर, लोन ऑन मॉर्गेज, कैरीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिविडेंड पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, डिविडेंड, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, अप एक्सटेंड ऑफ लायबिलिटी, अदर लायबिलिटीज। तो वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स आ जाएगी। अब एक देखिए संपत्तियां हैं जो स्थायी संपत्तियां उनको WDV पे लेंगे, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू पर लेंगे। और यदि बाज़ार मूल्य उपलब्ध हो तो उसे बाज़ार मूल्य पर लिया जाएगा और डेप्रिसिएशन को ध्यान में नहीं रखेंगे। अगर हमने बाज़ार मूल्य ले लिया है तो
जो डेप्रिसिएशन है उसको हम हटा देंगे। और अगर हमने WDV पे लिया है तो वो WDV तो डेप्रिसिएशन घटाने के बाद ही आता है। सेकंड है सभी प्रकार के विनियोगों, ट्रेड और नॉन ट्रेड एवं चालू संपत्तियों को चालू मूल्य पर लेना है और प्रोविजन हो तो लेस करेंगे। ट्रेड और नॉन ट्रेड लेंगे इन्वेस्टमेंट, और करंट एसेट्स को उनकी करंट प्राइस पे लेंगे और प्रोविजन हो तो उसको हम लेस कर देंगे। नेक्स्ट है अमूर्त संपत्तियों को वसूली मूल्य होने पर ही लिया जाएगा। अमूर्त संपत्तियों को शामिल नहीं करेंगे। और कृत्रिम संपत्तियां जैसे वे अन्य गैर चालू संपत्तियां हैं जैसे निगमन पर व्यय, अभिगोपन कमीशन, अंशदान के निगमन पर बट्टा इत्यादि को शामिल नहीं करेंगे। कृत्रिम संपत्तियां शामिल नहीं होगी। अमूर्त संपत्तियों को हम जैसे गुडविल है तो इनको हम वसूली मूल्य पर लेंगे। एक अल्टरनेटिव मेथड और है लायबिलिटी साइड लेकर के, जो शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक्सेस अमाउंट है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड एक्सेस अमाउंट है, अंडर रिकॉर्डेड एसेट्स हैविंग मार्केट वैल्यू है उसको ले लेंगे, लेस फिक्टिशियस एसेट्स और अदर नॉन करंट एसेट्स, लॉस ऑन रिवोल्यूशन, कंटीजेंट लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। तो इससे हमारी वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स आ जाएगी। दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अब प्रत्यंश मूल्य ज्ञात करना, नेट एसेट्स में मेथड में प्रत्यंश मूल्य ज्ञात करना। ए पॉइंट हमारा देखिए, जब कंपनी ने मात्र इक्विटी अंश ही निगमित कर रखे हो, जब सभी इक्विटी अंश समान अंकित मूल्य हो तब पूर्ण प्रदत्त हो। वैल्यू पर इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स आ जाएगी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएंगी, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। जब इक्विटी अंशों का अंकित मूल्य अलग अलग हो किंतु पूर्ण प्रदत्त हो, यानी अंकित मूल्य इक्विटी शेयर कई प्रकार के, उनका अंकित मूल्य अलग अलग हो, तो वैल्यू पर इक्विटी शेयर कैसे लेंगे? प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स और पर्टिकुलर कैटेगरी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ दैट कैटेगरी। प्रदत्त पूंजी का अनुपात बांट देंगे, नेट एसेट्स को पहले बांट देंगे और फिर उसी कैटेगरी के शेयर से उसको डिवाइड करके उसकी वैल्यू आ जाएगी। जब इक्विटी अंश समान अंकित मूल्य को किंतु प्रदत्त मूल्य पृथक पृथक हो, यानी जो पेड अप वैल्यू है वो अलग अलग हो, तो नोशनल कॉल मेथड काम में लेंगे। तो वैल्यू पर फुल्ली पेड अप शेयर निकालेंगे पहले, तो वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स प्लस नोशनल कॉल मनी जो बाकी है उसको हम ऐड कर देंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफ ऑल कैटेगरीज। अब क्या करेंगे? वैल्यू पर फुल्ली पेड अप शेयर, तो वैल्यू पर फुल्ली पेड अप शेयर माइनस अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर, जिस शेयर की जो अमाउंट बाकी है वो लेस कर देंगे, तो उसकी वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। नेक्स्ट है जब इक्विटी अंश विभिन्न अंकित मूल्य वाले हो और उनके प्रदत्त मूल्य अलग हो, तो नोशनल कॉल मेथड काम मिलेंगे। बी पॉइंट है जब कंपनी ने पूर्वाधिकार अंश भी निगमित कर रखे हो, तो नेट एसेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो पूर्वाधिकार अंशों को अंतर्नियमों के अनुसार पूंजी और लाभांश दोनों के संबंध में पूर्वाधिकार हो, तो वैल्यू पर इक्विटी सेटिंग, तो नेट एसेट्स में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को लेस कर देंगे। दोनों लेस होने के बाद फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे। तो वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर है तो PS कैपिटल और प्रेफरेंस एरिया ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपन नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर देंगे, तो वैल्यू प्रेफरेंस शेयर आ जाएगी। यदि पूर्वाधिकार अंशों को अंतर्नियम में केवल पूंजी के संबंध में पूर्वाधिकार है तो केवल हम पूंजी लेस करेंगे। तो मैं क्या करेंगे? वैल्यू पर इक्विटी शेयर में एक नेट एसेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करेंगे, फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे, तो इक्विटी शेयर की वैल्यू आ जाएगी। और प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिवाइड कर देंगे, तो प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल आ जाएगी, पर शेयर आ जाएगा। यदि पूर्वाधिकार अंशों को अंतर्नियमों के अनुसार केवल लाभांश का पूर्वाधिकार है, केवल प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का अधिकार है, तो हम प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लेस करेंगे। जैसे नेट एसेट्स माइनस एरिया ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्लस नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, दोनों ऐड कर देंगे। फिर वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालेंगे, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर प्लस एरिया ऑफ डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इससे हम वैल्यू प्रेफरेंस शेयर आ जाएगी।
अब कोई भी पूर्वाधिकार न तो कैपिटल का हो न लाभांश का हो, तो हम क्या करेंगे, नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर और नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर दोनों कर देंगे। इससे अंश का आंतरिक मूल्य कहा जाता है। अब देखिए, रौनक लिमिटेड अपना व्यवसाय शाह एंड सांगी लिमिटेड को बेचना चाहती है एवं आपसे शुद्ध संपत्ति विधि से मूल्यांकन करने को कहते हैं। 31 मार्च 2019 को निम्नलिखित शेष है। तो शेयर कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर रुपीज़ 100 इज 10 लाख रुपये। कैपिटल रिजर्व दे रखा है, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L दे रखा है, 6% डिबेंचर दे रखा है, BP दे रखा है, क्रेडिट्स दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रोविजन फॉर डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी है, फैक्ट्री बिल्डिंग 6 लाख रुपये और ब्रैकेट में 6 लाख है और बुक वैल्यू इसकी 4,50,000 यानी 6 लाख रुपये रिवैल्यूड प्राइस है। प्लांट एंड मशीनरी 6,70,000 रुपये बुक वैल्यू है। और स्टॉक स्टोर वर्क इन प्रोग्रेस 8 लाख रुपये रिवैल्यूड प्राइस है और 680 इसकी बुक वैल्यू है। डेटर्स 1,50,000 बुक वैल्यू इसकी 1,50,000 बुक वैल्यू है, रिवैल्यूड प्राइस इसकी 1,40,000 है। बैंक में 1,80,000 रुपये और शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 10,000 रुपये। अब आप देखिए नीचे कोष्टक में संपत्तियों के वसूल मिल दिए गए। कंपनी की अब ख्याति 1,50,000 रुपये की। तो मैं जो एसेट्स है वो रिवैल्यूड प्राइस पे लेनी है। तो गुडविल आपको 1,50,000 दे रखी है। अदर एसेट्स में जैसे बिल्डिंग है 6 लाख ले लेंगे, प्लांट मशीन 86 है, उसमें से डेप्रिसिएशन है वो 90,000 लेस करने के बाद 580 आ जाएगा या WDV आएगा। स्टॉक 8 लाख रुपये क्योंकि रिवैल्यूड प्राइस 8 लाख रुपये आएगी। डेटर्स लेस बेड डेब्ट्स आएगा तो 1,40,000 रुपये। बेड डेब्ट्स इसमें दिए हुए नहीं है, बेड डेब्ट्स लेस करने के बाद दिए हैं। बैंक आपका 180 है और शेयर इश्यू एक्सपेंसेस इसमें नहीं आएंगे क्योंकि ये कृत्रिम संपत्ति हैं, इसमें नहीं आती। और लायबिलिटीज़ में 6% डिबेंचर, BP, क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आ जाएगा। तो 5 लाख लेस करने पर हमारा 19,50,000 रुपये नेट एसेट्स आ गई। फिर संपत्तियों की विस्तृत मूल्य गणना निम्नलिखित वैकल्पिक विधि से भी की जा सकती है। इसमें हम जो बाकी शेयर कैपिटल लेंगे, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, सरप्लस स्टेटमेंट आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आ जाएगा। जैसे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन फैक्ट्री बिल्डिंग पे देखिए इसकी वैल्यू थी 670, बिल्डिंग 450 है और इसकी वैल्यू 6 लाख रुपये आई है। तो 1.5 लाख रुपये हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑन बिल्डिंग आ गया। स्टॉक 1,20, गुडविल 1,50, तो टोटल 4,20 19,70,000 रुपये। अब इसमें से लेस करेंगे शेयर इश्यू एक्सपेंसेज 10,000 रुपये। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कुछ है नहीं। बेड डेब्ट्स हमारा 10,000 रुपये क्योंकि जो प्रोविजन वो डेटर्स है वो 1,50 से 1,40 हो गया तो 10,000 रुपये बेड डेब्ट्स हो गए। तो 20,000 लेस करने पर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स हमारी 19,50,000 रुपये आ जाएगी। फिर हम आंतरिक मूल्य निकालते हैं तो नेट एसेट्स अपन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो 19,50,000 में 10,000 शेयर्स हमारे यहाँ भाग देंगे तो 195 रुपये का एक शेयर आ जाएगा। धन्यवाद।